राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी को आंगन की चिड़िया क्यों कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज रागनी की रोके की रस्म थी। आंगन में ढोल बज रहा था। बहुत सी महिलाएं उधर गाना बजाना कर रही थीं। बहुत सी महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। ऐसे ही सब भजन बरने बरनी और कुछ युवतियां फिल्मी धुन पर बरनी गा रही थीं। और फिर बड़ी बूढ़ियों का भी नंबर आया। वे कौन सा अपनी जो पीछे रहने वाली थीं, वो भी तो अच्छा अच्छा अभिनय करके दिखा रही थीं, सबको हंसा रही थीं। कुछ बूढ़ियां बहुत ही जो दिल छूने वाली बन्नी गा रही थीं कि बेटी पराई हो जाएगी। तो बहुत सारी बूढ़ी जो अपनी आंखें पोंछने लगी। बैजपुर वाली दादी तो अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए बहुत ही जो प्यारी सी बरनी गा रही थी बेटी की विदाई की। तो वहां पर बैठी हुई सभी बुढ़ियां सुबकने लगी, हंसने खेलने वाली देवी की तरह। कोई सुबक रही थी, कोई सुकड़ रही थी, कोई हंस रही थी। तो सब अपनी रो में गा रही थी कि क्या कहें। कोई गा रही थी, हम तो बाबुल तोरे अंगना की गैया। मतलब तरह तरह के अपने हिसाब से सब गा रही थी। अंधेरी कोठड़ी में बैठी रागनी की आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां भरी हुई थी। क्रोध में उसका जो चेहरा लाल हो रहा था, वह मनी मन उसका खून खोल रहा था। वह मनी मन सोच रही थी, सच्ची तो है, खुंटे की गैया ही तो होती है बेटी, जानवर ही तो बना कर रखा है, आंगन की चिड़ैया ही तो होती है। चिड़िया है तो उसको उड़ने क्यों नहीं देते, क्यों उसके पंख नोच कर फेंकना चाहते हैं। अब रागनी का मन विद्रोह से भरा हुआ था। जानकी ने बड़े प्यार से चाय बिस्कुट रागनी को दिए और उसने जो लगभग गिड़गिड़ाने लगी कि खा ले बेटी, खा ले, क्यों अपनी जान लेने पर तुली है मेरी बेटी, खा ले। क्योंकि रागनी की जो माँ थी वह तो उसकी खूब वो समझा रही थी कि बेटा खा ले, भूखी मत रहे। उसका मन तो विद्रोह से भरा हुआ था। उसकी माँ जानकी ने आकर बड़े प्यार से चाय बिस्कुट रागनी को दिया और उससे कहने लगी, खा ले बेटी। बड़े प्यार से उसे कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बेटी खा ले, क्यों तू अपनी जान लेने पर तुली हुई है। माँ की ममता को देखकर रागनी का गुस्सा आंसू बनकर उसके गालों पर गंगा जमुना की तरह बहने लगा और अपनी माँ के गले में बाहें डालकर रागनी जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, माँ मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी माँ मैं। रागनी के साथ ही उसकी माँ भी रोने लगी। फिर उसकी माँ अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई कि कहीं कोई देख ना ले। रागनी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। पूरे दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था और आखिर में वह निढाल होकर चारपाई पर लेट गई। उसकी आंसुओं से झिलमिलाती आंखों में उसके सौरभ का उदास चेहरा तैर रहा था। जमाने भर का दर्द अपनी आवाज में मानो वह बड़े ही करुण स्वर में कह रहा था, रागनी क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सच कहता हूं, मैं तब भी जीकर क्या करूंगा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा यह तो बता दो मेरा कसूर क्या है। तो वह कहने लगी, तुम्हारा कसूर नहीं है सौरभ। और हाथों से मुंह ढककर रागनी फूट फूट कर रो रही थी। शाम हो गई। गांव की बधुएं बहुएं लड़कियां अपने रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहनकर सजी हुई थी और हंस रही थी। उनकी हंसी की खनकती आवाजें गूंज रही थी, एक दूसरे से मजाक कर रही थी और अपने अपने घर को चली गई थी। उनके मन में विवाह के नाम से ही धूम धड़ाके के समारोह की जो कल्पना बस गई थी। उमंग उत्साह से भरी हुई वे विवाह की प्रतीक्षा कर रही थी। बेचारी क्या जानती थी कि किसी के मन के तो अरमानों का मेला लगा हुआ है तो किसी की तो दुनिया ही उजड़ रही है। रामधनी नजदीक के कस्बे में एक कारखाने में नौकरी करता था। परिवार में पत्नी, बेटी और 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे अभी छोटे हैं। बेटी रागनी 21 साल की हो गई है। रामधनी रागनी का पिता था। पैसे तो खर्च लायक कमा ही लेता था, लेकिन वह शराब पीने का आदी था। इसलिए उसके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी। साधारण से रंग रूप वाले रामधनी के घर में
जो बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में जब रागिनी का जन्म हुआ तो सभी हैरान हो रहे थे। बहुत ही सुंदर थी रागिनी, कद छरेरे कद की शरीर वाली गोरे रंग की रागिनी बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें थी, जिधर देखते लोग उसे देखने लगते। बहुत ही आकर्षक था उसके चेहरे पर रागिनी सौरभ के प्यार में डूबी हुई दुनिया को भूल बैठी थी। सौरभ के माँ बाप नहीं थे, बाप टीवी रोग में चल बसा था और माँ भी पता नहीं कौन सी बीमारी में घुट घुट कर साल भर में ही जो मर गई थी। पति का जो वह वियोग में जो परलोक सिधार गई थी और छोड़ गई थी रोते बिलखते अपने छोटे से बच्चे को। उसकी बूढ़ी दादी ने ही सौरभ को पाला था। पड़ोसी ही था, रामधनी की पत्नी जानकी भी उससे बहुत प्यार करती थी। वह था भी इतना प्यारा, भोला भाला और बहुत ही सुंदर। जानकी तो जैसे गुलाम था जानकी का, जरा सा किसी काम के लिए भी जानकी जो बस इशारा करती तो सौरभ उस काम को पूरा कर देता था। मकान बना था, खेत पात भी था, आर्थिक स्थिति भी बढ़िया थी, ऊपर से जाति का भी था। बस माँ बाप नहीं थे। जानकी के जो मन ही मन उसे अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर मान लिया था। रामधनी से उसने डरते डरते कहा था, तो रामधनी भी जानकी की बात सुनकर खुश हो गया था और उसने कहा था ठीक ही तो है, लड़की घर की घर में आंखों के सामने रहेगी। उन दोनों की बातें जो अंदर आती हुई रागिनी ने भी सुन लिया था। यूं तो वह सौरभ को पसंद करती थी और पर इस बातचीत से उसकी पसंद पर मोहर लग गई थी और उसके अरमानों को हवा दे दी थी। अब दोनों साथ साथ खेलते थे, साथ पढ़ने जाते थे और लड़ते झगड़ते थे। समय ऐसे ही गुजरता गया, दोनों बड़े होते गए। रागिनी पढ़ने में बहुत होशियार थी और वैसा ही सौरभ भी था। गांव की पढ़ाई तो हो चुकी थी, आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना था। इस बीच बहुत से जो जिंदगी में परिवर्तन हुए। रागिनी के दो भाई भी जो पैदा हो गए थे। रामधनी ने पता नहीं किसकी संगति में पड़कर शराब पीना शुरू कर दी थी। अब वह शराब पीने का आदी हो गया था। रामधनी अपनी पगार का अधिकांश भाग शराब में उड़ा डालता था, जिससे घर में तंगी की हालत आ जाती थी। घर खर्च कम पड़ जाता था। अब उस घर में जहाँ खुशहाली रहती थी उसकी जगह अब गरीबी, कलह और दुख का राज चलने लगा था। रागिनी को एडमिशन के रुपए सौरभ ने दिए थे और कहा था रागिनी पढ़ाई बंद ना करो। अब रागिनी और सौरभ दोनों ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके थे। तभी उस गांव में एक गजराज नाम के लकड़ी के ठेकेदार का आगमन हुआ। उसने गांव के रामवीर के बाग को खरीद लिया था। जब तक सारे पेड़ ठिकाने नहीं लग जाते उसे रोज रोज गांव आना पड़ता था। गजराज की उम्र यही कोई 45 साल थी और शरीर तो घटोत्कच का भाई लगता था। घोर ही काला रंग, बड़ी बड़ी मूछें, शराब के नशे में आंखें लाल, यह हुलिया था उसका। लक्ष्मी उसके आगे पीछे घूमती थी क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। शहर में उसकी एक आलीशान कोठी थी, मगर उसके दुराचारी स्वभाव के किस्से मशहूर थे। वह बहू थी जो अपराधी प्रवृत्ति का था। दो दो बीवियां तो उसने ठिकाने लगा दी थी। बिना माँ के उसके 2 बेटे थे। रागिनी रोज गांव से जब कॉलेज जाती, लेकिन सौरभ के साथ नहीं, क्योंकि वह अपनी मर्यादा और सम्मान के प्रति बहुत ही सजग थी। लेकिन दुर्भाग्य जैसे उसके पीछे पड़ा हुआ था। कॉलेज से घर आते समय एक दिन जैसे वह सड़क से गांव की तरफ मुड़ी कि तभी उसका गजराज से सामना हो गया। जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, मगर अलग अलग। रागिनी उसको देखकर डर गई और वहीं गजराज उसको देखकर ठगा सा रह गया। उसे देखता रहा, बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर। वह तो उस पर तभी लट्टू हो गया और उसको ज्यादा करीब से देखते रहने के लिए वह अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया तो और उसके मुंह से जो शराब की बदबू का भभका रागिनी की सांसों से टकराया तो रागिनी ने घृणा और गुस्से में
उससे कहा और उसे लगा कि जैसे वो बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी सारी ताकत समेटकर वहां से उसे धमकाकर भाग निकली। पीछे से गजराज की हा हा करती हुई भयानक हंसी जैसे उसका घर तक पीछा करती रही। उसे देखकर वह बहुत डर गई थी। उसके बाद से वह उसके पीछे ही पड़ गया था। वह तो रागिनी के रंग रूप पर मोहित हो गया था। अब उसने आसपास के गांवों में भी लकड़ी के ठेके ले लिए थे। रामधनी से गजराज ने पता नहीं क्या साठगांठ कर ली और वह उसके घर भी आने लगा था। रामधनी को रुपयों की कमी नहीं रह गई थी। गजराज ने खुले हाथों खर्च करके रामधनी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। रागिनी अब अपने ही घर में डर डर कर रहने लगी थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था और 3 साल निकल गए। इन 3 सालों में सौरभ ने हर कदम पर रागिनी का साथ दिया था। पूजा के फूलों की तरह पवित्र और मासूम प्यार था दोनों का। दोनों ही अपने प्यार को दिल में दबाए हुए थे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने। उनकी इस मासूमियत पर रागिनी तो जो सौरभ पर 100 बार निछावर होती थी, वह तो जी जान से सौरभ को पसंद करती थी। रामधनी का अब जानकी पर हाथ भी उठने लगा था। वह घर में बहुत कलेश करने लगा था। माँ को बचाते बचाते दोनों बेटे भी रामधनी की पिटाई का शिकार हो जाते थे। रागिनी अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी कि तभी रामधनी ने एक दिन रागिनी की शादी गजराज से करने की घोषणा कर दी। यह घोषणा सुनकर सब सन्न रह गए। जानकी ने कहा, रागिनी के बापू, लेकिन रागिनी तो सौरभ और उसने अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही जो रामधनी ने उसकी बात को काटते हुए जानकी की आवाज की नकल उतारते हुए ही कहा, तो कहो सौरभ से चुकाए मेरा कर्जा। तो जानकी ने पूछा, कौन सा कर्जा? जानकी बड़ी हैरान थी। कब लिया कर्जा? कौन सा कर्जा है? तो रामधनी ने फिर उसकी नकल उतारी और कहा, तुम लोग जो ऐश करते हो उसी पैसे की वह कर्जे से ही तो आता है। लड़की को आजाद छोड़ दिया तो मारी मारी घूमती है। शादी तो करनी ही है ना। ऐश करेगी वहां जाकर रागिनी। तुम्हारे दोनों बेटे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। क्या अपने भाइयों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता? हम लोग शहर में अच्छे मकान में रहने लगेंगे। जानकी चिल्लाई, रागिनी के बापू, तुम्हारी बुद्धि शराब ने भ्रष्ट कर दी है। लड़की को बेचने की सोच रहे हो। अब रामधनी को गुस्सा आ गया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, 2 कौड़ी की औरत जवान चलाती है। और उसने जानकी की धुनाई अच्छे से ढंग से कर दी और बराबर करता ही रहा। लेकिन वह कहने लगा, कल मैं रोका करूंगा, कल से मैं रोक करूंगा और उसकी शादी उसी से करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और आज वही रोका था। आज विवाह तय करने की रस्म हो गई थी। रागिनी जो बहुत ही दुखी थी, वह अपने मन ही मन में सोच रही थी, इससे अच्छा तो इस जीवन का अंत ही कर ले। वह बहुत ही उसमें कसम कसमें फंसी हुई थी। अगर उसने बाहर की दुनिया न देखी होती तो उसका कुछ भी होता, लेकिन अब वह शिक्षित थी। उसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति थी। अगर वह सौरभ से अपने बाप की मर्जी के बिना शादी करेगी तो बदनामी होगी कि देखो लड़की ने नाक कटवा दी। अगर गजराज से शादी हो गई तो वह तो जीते जी मर जाएगी। सौरभ के साथ भी धोखा होगा। सवेरे रागिनी इसी सोच में बैठी हुई थी कि आंगन में चिड़िया फुदक कर आई और दाना चुन चुन कर खाने लगी। तभी वहां खेल रहे बच्चों में से किसी ने धागे का फंदा बनाकर रख दिया और जैसे ही चिड़िया फुदकी वह फंदे में फंस गई। अब चिड़िया छूटने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उसके तड़पने और फड़फड़ाने से बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। रागिनी को उसकी दशा अपनी जैसी लगी। उससे चिड़िया का तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उसे बचाने के लिए उठी। तभी अचानक अपना अंत निश्चित जानकर चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर झटके से उड़ी। चिड़िया पकड़ने के लिए बच्चों के हाथ अब ऊपर उठे के उठे ही रह गए और चिड़िया
आजाद होकर नील गगन में उड़ान भर रही थी। एक छोटी सी चिड़िया उसे रागिनी को जीवन का संदेश दे गई। रागिनी के दिमाग से अब सारा बोझ उतर गया था। दूसरे दिन रागिनी कॉलेज गई और देर शाम तक नहीं लौटी। शाम को एक कार सौरभ के घर के सामने आकर रुकी। कार से दूल्हा दुल्हन बने सौरभ और रागिनी सौरभ की नीचे उतरे और सौरभ की दादी ने उसके कॉलेज के कुछ दोस्त भी उस गाड़ी से उतरे। सौरभ की दादी और 2-3 मित्रों के साथ सौरभ के मोहल्ले के कुछ लोगों ने साधारण इंतजाम करवाकर मंदिर में विधि विधान से सौरभ और रागिनी की शादी करवा दी। रामधनी इधर घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था और कुछ न कर सकने पर वह जानकी पर टूट पड़ा। उसके दोनों बेटे अपनी माँ को बचाने में लगे थे। तभी उसका हाथ रागिनी ने पकड़ लिया और पीछे सौरभ और कई गांव वालों को देखकर रामधनी को अपना पक्ष कमजोर सा महसूस हुआ तो वह सिटपिटाकर पीछे हट गया। रागिनी ने जमीन पर पड़ी अपनी माँ को उठाया और उसके आंसू पहुंचे और बोली, चल माँ। तो जानकी आश्चर्य से बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ बेटी? तब रागिनी बोली, अपनी बेटी के घर माँ। तो जानकी बोली, मगर मैं बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ रागिनी? तो रागिनी कहने लगी, वैसे ही जैसे बेटे के घर में रहती है। जब मुझे कोख में एक समान रखा, जन्म देने पालने में एक समान पीड़ा सही, तो अब मैं पराई कैसे हो गई? फिर वह रामधनी यानी अपने बाप की तरफ मुड़कर बोली, मुझे बेचकर जो रुपए मिलते उनसे मेरे भाइयों की पढ़ाई होती तो मेरा जीवन तो सवाह हो जाता, मेरा जीवन तो नरक बन जाता, मैं तो जीते जी मर जाती। तो क्या अब हम सब मिलकर मेहनत से कमाकर यह काम नहीं कर सकते? और फिर गांव के लोगों की तरफ घूमकर वह ऊंची आवाज में बोली, बताइए आप लोग ही बताइए, सब मिलकर बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ या मैंने कुछ गलत किया? जो काम माँ बाप के लिए बेटा कर सकता है, क्या वह बेटी नहीं कर सकती? और क्यों नहीं कर सकती? कई लोग ऐसे भी थे जिनके केवल बेटी ही थी। उनकी आंखों में तो आंसू भर आए थे। अपनी आंखों को पोंछते हुए वे कह रहे थे, बेटी तुम ठीक कह रही हो, हम सब जानते हैं उस गजराज से हम सब दुखी थे। उसकी गलत निगाहें सभी की बहू बेटियों पर पड़ती थी। तुमने हिम्मत दिखाई, अब हम तुम्हारे साथ हैं। उसने अपने लालच से जो रामधनी को रुपये दिए होंगे, जबरदस्ती दिखाए होंगे ताकि वह जो उसके जाल में फंस जाए। और अगर रामधनी जबरदस्ती दिखाएगा तो हम पुलिस की मदद लेंगे और वह भी परेशान करेगा गजराज, तो भी हम पुलिस की मदद लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। रागिनी अपनी माँ और भाइयों के साथ उन्हें अपने ससुराल में ले आई। पूरे गांव के लोगों के सामने रामधनी अपने आप को अपराधी की तरह महसूस कर रहा था। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसे बहुत ही महसूस हो रहा था। सौरभ ने भी अपना थोड़ा खेत बेचकर इंटर कॉलेज खोल लिया था गांव में। रागिनी और सौरभ ने अपने शहर के कुछ साथियों की मदद से दौड़ धूप करके मान्यता भी हासिल कर ली थी। गांव के सभी लोगों ने उनका भरपूर सहयोग दिया। इमारत बनने से लेकर स्कूल चलने तक गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रामधनी अब सुधर गया था। वह बहुत ही दुखी था। पश्चाताप के लिए वह पछता रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वह रागिनी के स्कूल में पूरा योगदान देता था। रागिनी के भाई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। रागिनी और सौरभ ने प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप खुद और गांव के अन्य प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को पढ़ाने का काम जो संभाल रखा था। उनका स्कूल इस इलाके में अपनी तरह का अनोखा स्कूल था। अब वह स्कूल बहुत लोकप्रिय हो चुका था क्योंकि वहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी शिक्षा दी जाती थी। छोटे से आंगन से निकलकर जो रागिनी पहले केवल आंगन की चिड़िया थी, उसने अब जो खुले गगन में उड़ान भरकर सुखी जीवन
जीना सीख लिया था। पर ना जाने कितनी चिड़ियाएं ऐसी कैद में पंख नोच कर फेंक देती हैं। वो परिस्थितियों से घबरा जाती हैं। रागनी और कुछ भी शहर में काम कर सकती थी, पर उसने गांव में पढ़ाने का काम चुना, क्योंकि वह लाचार कमजोर चिड़िया जो उसके गांव की थी, उनको पंख देकर उन्हें खुले गगन में उड़ान भरने के लिए, उन्हें कुछ करके दिखाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उसने अपने गांव को चुना था, ताकि गरीब की बेटियों का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। कितने गजराज ऐसे गरीब लोगों को जिनके पिता नशेड़ी हैं और उनको लालच देकर उनकी मासूम लड़कियों को खरीद लेते हैं और उनका जीवन नरक कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।